Welcome to We Learn, Session 13 of Business Environment. This session covers topics that are magnitude of industrial sickness, definition of sickness, kinds of sickness and their causes, what are the remedial measures taken by government, and Sick Industrial Companies Act, which is a special provision act, that is 1985. First we will understand what is the magnitude of sickness. Sickness is what sickness जब बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री जो है वो सिक इंडस्ट्री है या सिक कंपनी है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्म में कुछ माल फंक्शनिंग चल रही है. तो कोई भी इंडस्ट्री को सिक तब कहा जाता है जब वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, राइट. सो यूनिट इज सेड टू बी सिक व्हेन इट्स ऑपरेशनल रिजल्ट्स आर अनसैटिस्फैक्टरी एंड इट्स सर्वाइवल इज डाउटफुल. जब ये लगता है कि फर्म के जो ऑपरेशनल रिजल्ट्स हैं, मींस वो जो डेली रूटीन के अपना बिजनेस कर रही है, वो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपर आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है और वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, तब एक यूनिट को सिक यूनिट कहा जाता है. और जब ये लगता है कि ये फर्म ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगी या उसका सर्वाइवल जो है वो डाउटफुल लगता है, तब भी एक यूनिट को हम सिक यूनिट की कैटेगरी में डालते हैं. Then sick unit is likely to close down if it is not revived by adopting appropriate measures. तो sick unit को बंद करना एक कंपल्सरी हो जाता है, क्योंकि जब ये लगता है कि उसको रिवाइव होने के कोई चांसेस ही नहीं है, तो बेटर रहेगा कि अननेसेसरी उसके ऊपर लॉसेस इनकर करे, बेटर रहेगा कि उसको क्लोज डाउन कर दिया जाए. सो इंडस्ट्रियल सिकनेस जो है वो एक अननेचुरल फिनोमिना नहीं है. नॉर्मल कोर्स, जैसे इंडस्ट्रीज के जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसमें कुछ सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं जिससे पता लग सकता है कि सिकनेस अराइज हो रही है. लाइक इल हेल्थ ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, इट इज कहा जा सकता है कि ये एक सिम्टम है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट का. बट इल हेल्थ ऑफ एनी इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी cured and the units are revived. So अगर हम इन symptoms को ignore करते हैं, basically if these systems are ignored or neglected or overlooked, then sickness जो होती है वो spread out होती रहती है, सारी activities को खराब करती है ये, and the unit जो है वो bankrupt हो सकती है, and then ultimately we have to close down that unit. So sickness can be spotted only on the basis of symptoms और indicator. जैसे कि अभी हमने सिम्टम की बात की, लाइक कि अगर ये पता लगे कि फर्म की जो कंडीशन है, फर्म की जो हेल्थ है वो इल हेल्थ है, तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक सिम्टम है कि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि फर्म जो है वो एक सिक फर्म बनने वाली है, राइट. तो सिकनेस को स्पॉट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट हाँ उसके इंडिकेटर से स्पॉट आउट किया जा सकता है. Then degree of intensity of sickness also varies. Yes, जो degree है that also varies. That means कि we cannot say कि there is a clear line of difference between perfectly healthy unit and totally sick unit. There is no such difference. But yes कि degree of intensity, सिकनेस की जो डिग्री है वो वेरी करती है, उससे हम देख सकते हैं कि फर्म की कंडीशन कैसी है. सो इट मे बी ऑफ माइल्ड नेचर और इट मे बी मोर सीरियस. थोड़ा बहुत सिकनेस हो सकती है या फिर वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है उसकी कंडीशन. देन एंटरप्राइज डज नॉट बिकम सिक एट ऑल ऑफ अ सडन. ऐसे नहीं है कि ये एंटरप्राइज जो है वो शुरू से ही सिक है, बट जो कह सकते हैं हम कि एंटरप्राइज जो है वो एकदम से सिक भी नहीं होती है. शुरू से उसमें थोड़े लॉसेस इनकर होते रहते हैं जिसको कि हम ओवरलुक करते हैं, और सडनली हमें पता चलता है कि फर्म वो बहुत ज़्यादा इनकर कर रही है लॉसेस और वो सिक की कैटेगरी में आ जाती है. सो देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग बिफोर एक्चुअल सिकनेस बेसिकली ओवरटेक्स
एन एंटरप्राइज। तो ये एक टाइम डिफरेंस रहता है एक्चुअल सिकनेस की कंडीशन में आने के लिए किसी भी फर्म को। सो ये एक सडन नहीं होता है कि ये सडनली कंपनी जो है वो सिक कंपनी बनी है। सो बाय दिस वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ सिकनेस। नाउ इज द डेफिनेशन ऑफ sickness, right? So how do we define a company is or a unit is a sick industrial unit? Sick industrial company according to Companies Act 2002, sick industrial company means an industrial company which has accumulated losses in any financial year equal to 50% or more of its average net worth during 4 years immediately preceding such financial year. That means एक कंपनी जो है वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनी तब होती है जब वो फर्म कंटिन्यूसली लॉसेस इनकर कर रही है। तो अगर उसके लॉसेस जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और किसी भी फाइनेंशियल ईयर में उसका जो लॉस है उसकी नेट वर्थ से ज़्यादा हो जाता है, तो वो एक सिक इंडस्ट्रियल कंपनी कही जाएगी। देन फेल्ड टू रीपे इट्स डेट। अब डेट जो है वो फर्म के ऊपर ऑब्लिगेशन रहते हैं, तो अगर फर्म उनको टाइमली रीपे नहीं कर पाती है तो भी उसको हम सिक की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि डेट के ऊपर फर्म को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, इंटरेस्ट की भी पेमेंट करनी होगी और टाइमली उसको डेट की भी रीपेमेंट करनी होगी, क्योंकि डेट जब इशू किया जाता है उसी टाइम पे डिसाइडेड होता है कि किस टाइम पर डेट की रीपेमेंट होगी। सो इफ द कंपनी और द फर्म इज फेल टू रीपे इट्स डेट विद इन एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। तो यहाँ पर बात आती है कि अगर क्वार्टरली जो है वो रीपेमेंट हो रही है और वो कॉन्जिक्यूटिवली 3 क्वार्टर्स से पेमेंट नहीं कर पा रही है फर्म, ऑन डिमांड मेड इन राइटिंग फॉर इट्स रीपेमेंट बाय द क्रेडिटर। यस, जो क्रेडिटर डिमांड कर रहा है अपने डेट की, अपने लोन की, वो राइटिंग में डिमांड कर रहा है और कॉन्जिक्यूटिवली वो 3 क्वार्टर्स से फर्म अपना डेट जो है वो पे नहीं कर पा रही है, तो भी वो सिक की कैटेगरी में आती है। तो जब डेट अराइज होगा, मतलब डेट की रीपेमेंट करनी होगी, तो क्रेडिटर उनसे अपना डेट की डिमांड करेंगे। बट इन केस फर्म इज नॉट एबल टू रीपे इट्स क्रेडिटर्स डेट, देन कंपनी इज सेड टू बी sick company. So here that means company has to qualify as sick industrial company when it must be a company as registered under section 1956, that is Companies Act 1956। और जैसे कि अभी हमने बात की कि सिक कंपनी जो है वो एक इंडस्ट्रियल कंपनी होनी चाहिए। अभी हमने डेफिनेशन में देखा सिक इंडस्ट्रियल कंपनी दैट मीन्स कि वो कंपनी जो कि सिक की कैटेगरी में हम जिसे डाल रहे हैं वो एक इंडस्ट्रियल कंपनी होनी चाहिए, और एंड इट मस्ट ओन 1 or more इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स, एंड देन इट शुड हैव एक्यूमुलेटेड लॉसेस और equal to 50% or more of its average net worth during 4 years, right? तो जिस फाइनेंशियल ईयर में ये देखा जा रहा है कि वो सिक की कैटेगरी में है, उससे 4 साल पहले उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसे सिक कंपनी बोला जाएगा। नाउ सी द इंडिकेटर्स टू सिकनेस। अब सिकनेस, जैसे कि अभी हमने बात की कि सिकनेस को डायरेक्टली चेक करना इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बट यस हम इंडिकेटर्स की हेल्प से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो सिकनेस की पोजीशन पे है। सो इंडिकेटर्स टू सिकनेस इज व्हेन वेदर एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज सिक और सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ, तो उसको हम सिर्फ उसके सिम्टम्स, उसके वार्निंग सिग्नल्स के बेस पे ही इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कंपनी सिक कंपनी है। So there are 2 or more indicators. They are generally taken into account to identify this sickness. Financial indicators, they are widely used because operational flaws are clearly reflected in the
फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ फर्म। जैसा कि हमने अभी बात की कि सिक कंपनी कौन सी कंपनी है जो जिसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ऑपरेशनल एक्टिविटी किस चीज में रिफ्लेक्ट होती है? उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दैट मीन्स अगर फर्म के फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं आ रहे हैं तो उसको हम सिक की कैटेगरी में डालेंगे। तो इंडिकेटर्स विच आर डिस्कस्ड फॉर सिकनेस इज दीज आर प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग्स एंड रेवेन्यू लॉसेस। दैट मीन्स उसकी अनसेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट्स और अर्निंग्स है और रेवेन्यूज जो है वो उसके लॉसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। देन दैट मीन्स कि इट इज नॉट अर्निंग, राइट। तो अगर वो अर्न नहीं कर रही है तो उसको दैट मीन्स इट्स नॉट हेल्दी। वो सिर्फ कॉस्ट इनकर कर रही है, वो कुछ आउटपुट नहीं दे रही है, वो कुछ रेवेन्यू नहीं दे रही है। तो इससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो सिक कंपनी है। सेकंड आता है कैश लॉसेस। दैट मीन्स कि फर्म के पास लिक्विडिटी ही नहीं है। तो अगर एक फर्म के पास लिक्विडिटी नहीं है या कैश ही नहीं है तो वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएगी। सो कैश लॉसेस और लिक्विडिटी लॉसेस इट क्रिएट्स हिंड्रेंसेस इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस फर्म। नेक्स्ट इज फॉलिंग करंट रेशियो। देखिए करंट रेशियो भी फर्म की लिक्विडिटी पोजीशन और लिक्विडिटी स्टेटस को शो करती है। जैसे कि हम करंट रेशियो में पढ़ते हैं, करंट रेशियो इंक्लूड्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। So current ratio we can find it out by dividing current assets by divided by current liabilities. That means कि कंपनी के पास इतने करंट एसेट्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर सके। तो अगर फर्म की जो करंट रेशियो है वो फॉल कर रही है, यहाँ पर फॉल होने का मीनिंग है कि उसके करंट लायबिलिटीज एक्सीड कर रहे हैं करंट एसेट्स से। तो अगर वो एक्सीड करेंगे दैट मीन्स कि कंपनी की जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि उसकी जब वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज ही पूरी नहीं कर पा रही है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज तो कहाँ पूरी कर पाएगी। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि फर्म जो है वो एक सिक फर्म की कैटेगरी में है। नेक्स्ट इज फेलियर टू पे लोन इंस्टॉलमेंट्स। दैट मीन्स कि फर्म अपनी लोन इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे नहीं कर पा रही है। लोन इंस्टॉलमेंट मीन्स जैसे जब फर्म डेट लेती है तो वहाँ पर फिक्स रहता है कि फर्म कितना इंस्टॉलमेंट पे करेगी, एवरी मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे करेगी। तो यहाँ इफ the firm is not able to pay its timely installments, then also it is categorized as a sick company. Next indicator is worsening of debt ratio. As you know, debt ratio is basically it speaks the solvency position of the firm. सो डेट रेशियो जो है ये फर्म की सॉल्वेंसी पोजीशन बताती है। तो अगर फर्म के डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो हम डेट्स की बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स की बात कर रहे हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म डेट्स ही वो टाइमली पे नहीं कर पा रही है, या डेट रेशियो जो होती है दैट इज डेट अपॉन इक्विटी, दैट इज डेट रेशियो। दैट मीन्स कि फर्म अपने इक्विटी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है और इक्विटी शेयर्स है वो ही उसकी पोजीशन हम कंपेयर करते हैं डेट के साथ। दैट मीन्स कि कंपनी क्या अपने लॉन्ग टर्म डेट्स टाइमली पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे वर्सनिंग डेट रेशियो का मतलब है कि उसके डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अगर उसके डिबेंचर्स इक्विटी शेयर से ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा है और उसको हम सिक की कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट इज डिक्लाइनिंग नेटवर्थ। यस, अगर फर्म की नेटवर्थ जो कि हम कैलकुलेट करते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके, तो अगर उसकी नेटवर्थ भी नेट वैल्यू भी डिक्लाइन हो रही है फर्म की, तो भी वो उस कंपनी की हेल्थ जो है वो प्रॉपर हेल्थ नहीं है और हेल्दी नहीं है वो कंपनी। तो ये भी कंपनी जो है वो सिक कंपनी का इंडिकेटर है। देन डिक्लाइनिंग डिविडेंड रेट। सो डिविडेंड इज व्हाट? इट इज द amount of share in profit. Basically dividend is
शेयर इन प्रॉफिट, जो कि एज अ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने अभी बात की कि देयर इज अ फॉलिंग इन करंट रेशियो, फॉलिंग इन डेट रेशियो, उसको कैश लॉसेज इनकर हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी जो उसकी रेवेन्यू लॉस हो रहे हैं। तो अगर फर्म के रेवेन्यू लॉस होंगे दैट मीन्स कि फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है जो कि वो डिविडेंड के रूप में दे सके। तो डिविडेंड फर्म तभी देती है जब कंपनी को प्रॉफिट्स होते हैं। दैट मीन्स कि इफ द कंपनी इज नॉट हैविंग इट्स प्रॉफिट्स देन द कंपनी इज नॉट हैविंग द अमाउंट टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड अमंग शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड रेट डिक्लाइन हो रहा है, दैट मीन्स कंपनी जब डिविडेंड ही नहीं दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, इसका मतलब कि आगे भी जब दे ही नहीं रही है, उसका डिविडेंड रेट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो भी कंपनी जो है वो सिकनेस की कैटेगरी में कंसिडर की जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स फॉर सिकनेस। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सिकनेस। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ सिकनेस की जब हम बात करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सिकनेस। वन इज इंसिपिएंट सिकनेस एंड अदर वन इज एक्चुअल सिकनेस, राइट। तो इंसिपिएंट सिकनेस वो सिकनेस होती है जब डेंजर सिग्नल्स जो है वो नोटिस किए जाते हैं, जब कंपनी हेल्दी कंपनी है, जब कंपनी प्रॉपर प्रॉफिट्स अर्न कर रही है और कंपनी अपनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर रही है, तो उस केस में इंसिपिएंट सिकनेस ये इंडिकेटर किससे पता चलता है? डेंजर सिग्नल्स जब नोटिस किए जाते हैं, कंपनी ठीक ठाक कंडीशन में है, तो उसको हम बोलेंगे इंसिपिएंट सिकनेस। बेसिकली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट्स हैं, द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ लेस देन 50% of the highest achieved during the preceding 5 years. So this thing will be considered as indicator of incipient sickness. तो ये हमारी जो कंपनी होगी ये एक सिक कंपनी यानी कि वीक यूनिट है, और ये कंपनी जो है वो पोटेंशियली सिक यूनिट की कैटेगरी में मानी जाएगी। सेकेंड थिंग इज एक्चुअल सिकनेस। एक्चुअल सिकनेस मीन्स कि जब प्रॉपर सिकनेस जो है वो कंपनी में आ चुकी है। दैट मीन्स इन दिस सिचुएशन कंपनी इज फेसिंग रेवेन्यू लॉसेस, इन दिस सिचुएशन कंपनी इज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। एंड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जैसे कि हमने पहले बात की, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इज नेसेसरी फॉर ए फर्म टू मीट इट्स डे टू डे ऑपरेशंस of its activities, then if the company is facing such type of problem, like उसके पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस कर रही है, तो इस टाइप की फर्म को हम बोलेंगे कि वो एक एक्चुअल सिकनेस की कंडीशन में है। सो दीज वर द टू टाइप्स ऑफ सिकनेस विच इज फेस्ड बाय अ फर्म। एंड बेसिकली जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है, इंडस्ट्रियल सिकनेस में बी इंडिकेटेड एट एन अर्ली स्टेज बाय रिड्यूस्ड डिविडेंड पेमेंट और स्किपिंग ऑफ डिविडेंड। तो जैसे कि अभी हमने बात की कि सिकनेस जो है वो उसको कुछ फैक्टर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो इंसिपिएंट टाइप की जो सिकनेस है इसको हम अर्ली स्टेज में इंडिकेट कर सकते हैं, लाइक इफ कंपनी इज नॉट एबल और इफ द कंपनी इज नॉट पेइंग डिविडेंड या स्किप कर रही है डिविडेंड और कंटिन्यूअसली वो स्किप कर रही है, तो ये एक इंडिकेटर है कि जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो सिक की कंडीशन में है। सिमिलरली चेंजेस इन कंपनीज शेयर प्राइस ऑन स्टॉक एक्सचेंज मे ऑल्सो बी अ सपोर्टिंग इंडिकेटर। मीन्स यहाँ पर कंपनी जो है, कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, तो वो भी सपोर्ट करता है, वो भी बताता है कि कंपनी जो है वो सिकनेस की कंडीशन में है। Default in payment of loan installments is invariably found to occur as a consequence. Yes, अगर कंपनी के शेयर प्राइसेस में इतने ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, तो और कंपनी डिफॉल्ट कर रही है लोन पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में, तो भी वो एक इसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है। Hence all lending institutions consider failure to pay institutional dues as an indicator of incipient sickness.
Then financial institutions consider a unit as sick unit when it found to have sustained losses continuously for at least 2 years, and as per the latest balance sheet the accumulated losses have exceeded 50% of the paid up capital and reserves. So this was all about incipient sickness and actual sickness. Now see what are the causes of sickness. Causes of sickness, it includes internal cause as well as external cause. So internal cause is, first internal cause for sickness is lack of finance. That means कि कंपनी के पास फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, राइट. लैक ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं है उसके पास. फैसिलिटीज इन द सेंस कि उसके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है. फंड्स नहीं है तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करे, और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी तो फिर वो कुछ अर्न भी नहीं कर पाएगी, प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगी. तो फंड्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इज द इंटरनल कॉज फॉर सिकनेस. सेकेंड इज बैड प्रोडक्शन पॉलिसीज, मीन्स फर्म की जो प्रोडक्शन पॉलिसीज हैं वो ही ठीक नहीं है. प्रोडक्शन पॉलिसीज इन द सेंस कि फर्म जो प्रोड्यूस करती है वो बैड क्वालिटी का हो सकता है, या फिर जो वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज करती है वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उसका आउटपुट जो है वो अच्छा नहीं आता, एंड इट कॉजेज सिकनेस. देन मार्केटिंग सिकनेस. मार्केटिंग सिकनेस इज कि कंपनी जो है वो उसकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स अमंग कंज्यूमर्स, अमंग पोटेंशियल कंज्यूमर्स, इट्स नॉट गुड. दैट मीन्स उसके जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स हैं दे आर नॉट स्किल्ड. तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम्स की वजह से भी फर्म जो है अपनी प्रोडक्ट्स को टाइमली नहीं सेल कर पाती और कंपनी को सिकनेस की कंडीशन फेस करनी पड़ती है. नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट पर्सनल मैनेजमेंट, मीन्स जो कंपनी के पास पर्सनल वर्कफोर्स कह सकते हैं हम, पर्सनल मैनेजमेंट और वर्कफोर्स एफिशिएंसी नहीं है, उनकी स्किल्स नहीं है, दे डू नॉट हैव नॉलेज, तो उसकी वजह से भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स प्रॉपरली मार्केट में नहीं सेल कर पाती और कंपनी को सिकनेस फेस करनी पड़ती है. एंड लास्ट इज इनइफेक्टिव कॉर्पोरेट मैनेजमेंट. तो ये हम मैनेजरियल लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो अगर उनकी एक्टिविटीज़ ही इनइफेक्टिव होगी तो भी काम टाइमली नहीं हो पाएगा, काम पूरा नहीं हो पाएगा और ये सिकनेस की कंडीशन में ले जाएगी. So these were the internal causes that cause sickness of a firm. Now let's talk about external causes. Causes of sickness which are external to the organization. इसमें हम बात करते हैं पर्सनल कंस्ट्रेंट की. पर्सनल कंस्ट्रेंट किस वजह से अराइज होता है? ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ skilled labor or manpower wages disparity in similar industry and general labor invested in the area. That means personal constraint है, मार्केट में ही स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है. मीन्स फर्म के बाहर जब जाएं, मार्केट में जाएं तो वहाँ पे ही स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, या फिर जो वेजेस वो डिमांड करें उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं सिमिलर इंडस्ट्री में ही. तो ये एक एक्सटर्नल कॉज है जो कि फर्म की सिकनेस को सिकनेस अराइज करता है, फर्म की सिकनेस अराइज करता है. सेकेंड इज मार्केट कंस्ट्रेंट्स. मार्केटिंग कंस्ट्रेंट्स आर ड्यू टू द लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसीज, restraint of purchase by bulk purchaser, changes in global marketing scenario, excessive tax policies by government and market recession. तो ये कुछ कंडीशंस हैं, मार्केट कंडीशंस हैं जो कि बिजनेस को अफेक्ट करती है. मीन्स फर्म जो इसमें जो एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम बात कर रहे हैं, लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसीज अफेक्ट करती है, एज वेल एज गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है, टैक्स पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है. तो अगर फर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स
इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे, उसको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, तो भी उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और मार्केट रिसेशन, दैट मीन्स कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की ही डिमांड नहीं है, मीन्स उसको वो प्रोडक्शन कर रही है प्रोडक्ट्स का, बट उन जो वो प्रोड्यूस कर रही है उन प्रोडक्ट्स की मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट रिसेशन में है, तो भी फर्म जो है उसको लॉसेस इनकर करने पड़ेंगे। Now see production constraints. Production constraints are related with the production activities of the firm. That means due to the shortage of raw material, shortage of power. तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है रॉ मटेरियल। तो अगर रॉ मटेरियल ही शॉर्टेज इन सप्लाई होगा तो वो फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। सिमिलरली अगर उसको पावर कंस्ट्रेंट्स से पावर कंस्ट्रेंट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि फर्म को प्रॉपर पावर सप्लाई नहीं मिल रही है, तो भी प्रोडक्शन जो है वो स्मूथ नहीं हो पाएगा और प्रोडक्शन पे अफेक्ट पड़ेगा। फ्यूल एंड हाई प्राइसेस, दैट मीन्स कि फ्यूल जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा उसके हाई प्राइसेस हैं। हाई प्राइसेस होने की वजह से क्या है कि वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है फर्म। एंड ऑल्सो देयर आर सम सर्टेन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंजेस होते हैं उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लाइक इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज कर दी जाती है फर्म के ऊपर, या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, ये ड्यूटीज़ जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को। अगर इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, वो पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है, तो भी इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है फर्म के ऊपर। देन इज फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स। Finance constraints are basically these types of constraints arises due to credit restraints policy. Means उनको proper credit facility नहीं मिल रही है फर्म को। Delay in disbursement of loan by government. गवर्नमेंट जो कि लोन प्रोवाइडर है, लोन देती है जो कि फर्म को, इंडस्ट्रीज को, वहाँ से डिले है, वहाँ से ही पेमेंट नहीं हो रही है लोन की। सिमिलरली अनफेवरेबल इन्वेस्टमेंट्स, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। तो ये सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि एक फर्म को अफेक्ट करते हैं एंड इट कॉजेज सिकनेस। नेक्स्ट आर द रेमेडियल मेजर्स ऑफ दिस industrial sickness. So remedial measures are, first is government introduce, basically remedial measures में government ने कुछ schemes introduce की हैं, that is soft loan scheme, right? तो soft loan scheme है जिसमें कि firm को loan provide किया जाता है। The scheme, it was basically introduced in 1976, नवंबर 1976। तो ये कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए, जूट, सीमेंट, शुगर, इन सब इंडस्ट्रीज के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई, जिससे कि इन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया ऑन कंसेशनल टर्म्स टू द वीकर यूनिट्स। तो ये जो स्कीम्स थी, दीज स्कीम्स प्रोवाइड्स फॉर सैंक्शन ऑफ लोन्स एट कंसेशनल रेट्स, concessional rate of interest and concession with respect to promoters contribution। तो ये जो बेसिकली जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्कीम की, इट वाज विद IDBI विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ICICI एंड IFCI, राइट। तो ये सॉफ्ट लोन स्कीम एक जो ये स्कीम थी, दिस इज मेंट फॉर वीकर यूनिट्स इन स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज। ये स्कीम जो कि फोकस करती थी मॉडर्नाइजेशन पे, रिप्लेसमेंट पे और रेनोवेशन ऑफ ओल्ड प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि पिछले 10 सालों से यूज़ हो रहे थे इंडस्ट्रीज़ में, उनको रिप्लेस कराने के ऊपर इस स्कीम का ज़्यादा फोकस था। सेकेंड स्कीम है मर्जर स्कीम, जो कि 1977 में इंट्रोड्यूस की गई। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम वॉज टू एनकरेज द मर्जर ऑफ
sick industrial units with healthy units. तो ये भी एक तरीका है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स को रिवाइव करने का. तो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को हेल्दी यूनिट्स के साथ मर्ज करके और उनको रिवाइव किया जा सकता है. तो दिस वाज गिवन इन दिस स्कीम. So the scheme provided for an incentives to healthy units by permitting them to carry forward and set off the accumulated losses and unabsorbed depreciation of sick units. तो sick units के losses को absorb करने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने healthy units को incentives जो थे वो दिए under this scheme. And third remedial measure was margin money scheme. तो बेसिकली जो ये स्कीम थी विच इज रिलेटेड विद मार्जिन मनी. हियर द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांट ऑफ मार्जिन मनी टू सिक यूनिट्स इन अ स्मॉल स्केल सेक्टर ऑन सॉफ्ट टर्म्स so as to enable such units to secure funds from banks and financial institutions to implement their revival schemes. Right? तो मार्जिन मनी स्कीम में इनको मार्जिन मनी ग्रांट की गई सिक यूनिट्स को जो कि स्मॉल सेक्टर में काम कर रही थी, जिससे कि ये फंड्स ले सके बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से फंड्स ले सके और अपना रिवाइवल कर सके. सो दीज आर ऑल रिवाइवल स्कीम्स. तो दीज वर गिवन बाय गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दीज स्कीम्स फॉर रिवाइवल एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ sick units. So these were the remedial actions that were undertaken by government, right? Next is Sick Industrial Companies, that is Special Provision Act 1985. तो जो सिका था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, ये एक स्पेशल लेजिस्लेशन था जो कि इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट. ये किस लिए किया गया, किस लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, क्योंकि जिससे कि हम सिक इंडस्ट्रियल यूनिट को और सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज को और पोटेंशियल सिक कंपनीज को हम टाइमली डिटेक्ट कर सकें. टू सिक्योर टाइमली डिटेक्शन ऑफ सिक एंड पोटेंशियली सिक इंडस्ट्रियल कंपनी. सेकेंड थिंग इज इंश्योरिंग स्पीडी डिटेक्शन ऑफ सिक यूनिट्स. तो सिक यूनिट्स को अगर हम जल्दी से ही डिटेक्ट कर पाए तो उसके सॉल्यूशंस और उसका जो रिवाइवल है वो भी जल्दी किया जा सकता है. तो सिका जो है इसके ऊपर फोकस करता है. देन दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. तो जो ये एक्ट है इसके अंदर दिया गया है कि एक बोर्ड बनाया जाए जो कि सिक यूनिट्स को डिटेक्ट करेगा. दिस वाज BIFR. तो ये जो बोर्ड है, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड दिस फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो कि सभी सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए प्रोविजंस बनाता है और उसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है, रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, उसके लिए ये स्ट्रैटेजी बनाता है. सो this is the end of the session. At the end there is one exercise for you. This exercise contains 2 questions to answer. One is what are the causes of sickness, and second is what are the remedial measures undertaken by government. Thank you.